हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। मैं सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स कि इस वीडियो में 25 नहीं बल्कि 26 क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये 26 क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन के बराबर है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 26 क्वेश्चन ये 100 क्वेश्चन के बराबर है, इसलिए सभी जितना भी इसमें प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। इसमें साइंस और जीके, बिहार जीके सभी को इसमें मिला दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों का आपको सही सही जवाब बताना है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं भी हो तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस 26 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न को आप सही कर पाए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण कितना डिग्री का होता है, बताइए। जब आपतन कोण जो है क्रांति कोण के बराबर होता है तो अब अपवर्तन कोण कितना डिग्री का होता है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। क्या होगा सही जवाब? जब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण कितना डिग्री का होता है, तो सही जवाब हो जाएगा सी। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा सी, 90 डिग्री का। याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं बता दूं कि यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है। ठीक है क्या? ठीक है, जब आपतन कोण का मान फ्रेंड्स हम लोग धीरे धीरे बढ़ावेंगे तो अपवर्तन कोण का भी मान जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? अवतल, उत्तल, बेलनाकार या फिर समतल। क्या होगा सही जवाब? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है इसलिए सभी को याद कर लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या करता है कि यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की धारा बहती है, 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की धारा बहती है तो तार के छोरों के बीच विभवांतर कितना का होगा? 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट या फिर 2.5 वोल्ट। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा 5 और 2 का हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब? तीसरा का सही जवाब हो जाएगा सी। कितना वोल्ट हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं हम लोग। जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है? जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है? क्या होगा सही जवाब? जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है? कार्य की, शक्ति की, ऊर्जा की या फिर इनमें से कोई नहीं। जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है? क्या होगा सही जवाब? जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है? शक्ति की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा नंबर क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, बताइए। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? क्या होगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, डी। ठीक है, विटामिन डी का। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। फ्रेंड्स कुछ रासायनिक नाम, कुछ विटामिन का हम रासायनिक नाम आपको बताते हैं। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। याद रखिए क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होगा। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? सबसे पहले B1 की बात करें, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन सी की बात करूं तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। ठीक है, सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा मैं जो बताया हूं अभी। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तना का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है? किस तना का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है? प्याज, अदरक, आलू या फिर नागफनी। क्या होगा सही जवाब? किस तना का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है, सही जवाब क्या होगा? तो छठा का सही आंसर हो जाएगा डी, नागफनी। याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग 7वें नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या होगा सही जवाब? हक्सले, लेमार्क, डार्विन या फिर मेंडल। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सातवां का सही जवाब हो जाएगा, सातवां का सही जवाब हो जाएगा सी, डार्विन से संबंधित है। किससे? डार्विन से। याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारी जल का रासायनिक नाम बताइए। भारी जल का रासायनिक नाम, भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड,
ट्रिटियम ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम बताइए। तो फ्रेंड्स 8वां का सही जवाब हो जाएगा बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 5H2O या फिर Na2SO4 इंटू 2H2O या फिर इनमें से कोई नहीं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो 9वां नंबर प्रश्न का फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओजोन प्रभावित करता है। ओजोन किसको प्रभावित करता है? 10वां नंबर प्रश्न का क्या होगा सही जवाब? ओजोन प्रभावित करता है पारे तथा चांदी को, प्लेटिनम तथा लोहे को, कांच को या फिर सोने को। ओजोन प्रभावित करता है तो सही जवाब हो जाएगा 10वां का ए, पारे तथा चांदी को ओजोन प्रभावित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन, कि एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? बताइए, एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? 11वां का पहला ऑप्शन है रायगढ़, बी में है पूना में, सूरत में या फिर सिंहगढ़ में। बताइए कहाँ? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ए, रायगढ़ में। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? रायगढ़ में किया गया था। सबसे पहले मैं बता दूं, शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो 1627 में हुआ था। कब हुआ था? 1627 में, याद रखिएगा 1627 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? रोम, न्यूयॉर्क, टोक्यो या फिर वाशिंगटन डीसी। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? तो फ्रेंड्स 12 का सही जवाब हो जाएगा डी, वाशिंगटन डीसी में है। फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। याद रखिएगा 27 दिसंबर 1945 को। कब? 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। ठीक है, तथा 1 मार्च 1947 से इसने अपना कार्य को है प्रारंभ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या था? मुद्रा कोष का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक ऐसी प्रणाली का विकास करना जिससे सदस्य देशों को विदेशी विनिमय की सुविधा हो तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सफेद कुमुदनी कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? सफेद कुमुदनी कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? इटली, यूनान, गिनी या साइप्रस? क्या होगा सही जवाब? बताइए, इटली, यूनान, गिनी या फिर साइप्रस। सफेद कुमुदनी कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, इटली का है। कहाँ का है? इटली का। आगे चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन, नवरत्नों का संबंध किससे है? नवरत्नों का संबंध किससे है? हर्षवर्धन, देवपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर बल्लाल सेन? बताइए, नवरत्नों का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा इसका सी है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य को भी कहा जाता है, ठीक है, विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी की पटरी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक है? कौन सा तत्व सबसे अधिक है? सिलिकॉन, क्रोमियम, एल्युमिनियम या फिर क्लोरीन? तो 15 का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा ए, सिलिकॉन। याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? काली मिट्टी को किस श्रेणी में रखी जाती है? पहला ऑप्शन है जलोढ़, लैटेराइट, चोरनेजोम या फिर चोरनेजोम या फिर पोटजल। चेरनोजम यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? तो क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी को चेरनोजम की श्रेणी में रखा जाता है। चेरनोजम का फ्रेंड्स दूसरा नाम होता है रेगुर। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं हम लोग। ठीक है,
इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र तथा महाराष्ट्र में कपास पैदा किए जाने वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र तथा महाराष्ट्र में कपास पैदा किए जाने वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, पृथ्वी की स्थिति को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। बताइए, पृथ्वी जो है किस स्थिति को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? 4 जुलाई, 30 जनवरी, 22 सितंबर या फिर 22 दिसंबर को? पृथ्वी की स्थिति को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ए, 4 जुलाई को। याद रखिएगा, कब? 4 जुलाई को याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? कृषि, व्यापार, शिकार या फिर पशुपालन? टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, शिकार। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा जो है वो है शिकार करना। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सर्वाधिक उपग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र। सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो फ्रेंड्स 19वां का सही जवाब हो जाएगा बी, शनि के है। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कितना प्रश्न का आप सही जवाब दिए हैं। मराठों का कार्यकाल में चौथ क्या था? चौथ, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? एक स्थान था, एक राजनीतिक इकाई, एक कार्य या फिर स्थानीय शासक? तो फ्रेंड्स मराठों के कार्यकाल में चौथ था, एक कार्य था, कार्य। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वेलेस्ली के शासन के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित कीजिए। वेलेस्ली के शासन के दौरान इसमें से क्या घटना घटित हुआ था? पिंडारियों के खिलाफ युद्ध हुआ था, टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मृत्यु, या फिर रोहिलों के खिलाफ युद्ध, या फिर अवध का सम्मेलन? तो 21वें का सही जवाब हो जाएगा बी, टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु। ठीक है, वेलेस्ली के शासनकाल के दौरान यह घटना घटा था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 22वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? बताइए, नरमपंथियों की मांग इनमें से कौन नहीं थी? पहला ऑप्शन है भारत की स्वतंत्रता, भारतीयों के लिए और अधिक रोजगार, प्रशासन में भारतीयों की और अधिक सहभागिता, या फिर कुछ अयोग्यताओं को हटाना। नरमपंथियों की मांग नहीं थी। बताइए, 22वां का सही जवाब हो जाएगा ए, भारत की स्वतंत्रता। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया? बताइए, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया? पहला ऑप्शन क्या है? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टेनली, बॉल्डविन, नेविले चैम्बरलिन या फिर विंस्टन चर्चिल? तो 23वां का सही जवाब हो जाएगा ए, क्वेश्चन की ओर। किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया गया? किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया गया? भारतीय संसद, भारतीय जनता, संविधान सभा या इनमें से कोई नहीं? किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा सी, संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के प्रस्ताव में उद्घोषित नहीं है? संविधान के प्रस्ताव में क्या उद्घोषित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी। ठीक है, तीनों सूचियों का समावेशन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही वो प्रश्न था। और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज शाम 7 बजे आपको जीके और जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।